आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्रैक्स के ऊपर है। किसी किसी बिल्डिंग में न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो या चाहे ओल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो, उसके वॉल में क्रैक्स आ जाती है। तो किस रीजन से क्रैक्स आता है और उसके पीछे का क्या कारण होता है, आज हम लोग का उसी के ऊपर डिस्कशन रहेगा। तो हम लोग बताते हैं, बहुत लोग होते हैं इस चीज़ से अननोन होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्रैक्स हो गया, हमारा बिल्डिंग गिर जाने वाला है। तो मैं उनके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ और उससे ये चीज़ समझेंगे कि ये जो क्रैक आता है उससे हमको डरना है या नहीं डरना है। तो चलिए हम उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। और इसका डिस्कशन का कुछ टेक्निकल जो ये रहेगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, एक यूट्यूब का लिंक रहेगा, उसमें हम बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कशन करेंगे। और हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना के हम आपको बताएंगे। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि ये जो हमारा जो क्रैक है, ये देखिए एक क्रैक है। इस टाइप से हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे मल्टीपल क्रैक्स है। एक सिंगल दीवार में ही बहुत ज़्यादा क्रैक्स दिख रहे हैं, मल्टीपल क्रैक्स दिख रहे हैं और हर फ्लोर में दिख रहा है और हर बिल्डिंग के मतलब दीवार में ये क्रैक्स आ रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, आइए हम लोग जानते हैं। और इस क्रैक्स में क्या हमें नुकसान है या नहीं नुकसान है, उसके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी बिल्डिंग में अगर कोई भी क्रैक्स आ रहा है, अगर दीवार में आ रहा है, तो उस दीवार का क्रैक्स को हम बहुत ज़्यादा सीरियस वे में नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल का जो भी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। और फ्रेम स्ट्रक्चर में सारा जो रोल होता है लोड का, वो फ्रेम अपने ऊपर लेता है। जैसे कॉलम, बीम, स्लैब, वो सब अपने ऊपर लोड लेता है, उसमें दीवार का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है। तो उसमें जो भी क्रैक्स दिख रहा है, जो भी सरफेस क्रैक्स दिख रहा है, अगर डेप्थ क्रैक में आ रहा है तो हम उसको समझेंगे कि उस क्रैक का क्या रीजन है, क्यों आ रहा है। अगर मान लीजिए कि सरफेस क्रैक दिख रहा है कहीं, सरफेस क्रैक और डेप्थ क्रैक क्या होता है? सरफेस क्रैक वो होता है कि जैसे हमारे दीवार के बस टॉप सरफेस पे ही दिखता है, और ये जो क्रैक है उसको जस्ट अपोजिट साइड में दीवार में नहीं आएगा, ठीक है ना, वो सरफेस क्रैक होगा। डेप्थ क्रैक होगा जो ये जो क्रैक है जस्ट उसके जस्ट अपोजिट दीवार में ही वो क्रैक दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ क्रैक। तो डेप्थ क्रैक अगर आ रहा है, फुल डेप्थ क्रैक, तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। और कोई टेक्निकल पर्सन, कोई इंजीनियर से हम लोग स्ट्रक्चर इंजीनियर को बुला के उस चीज़ का सुपरविजन कराएंगे। उसके ऊपर हम लोग, अगर टेक्निकल पर्सन अगर आपको बोलेगा किसी चीज़ के लिए, तो आप उनको करने के लिए आप उनको बोलेंगे। जैसे हम इसके ऊपर कोई भी टेस्ट करवाएंगे, या तो इंटीग्रिटी टेस्ट कराएंगे, जैसे रिबॉन्ड हैमर टेस्ट हो गया, अल्ट्रासोनिक टेस्ट हो गया, जिससे हम लोग को कंक्रीट का स्ट्रेंथ का पता लगेगा। और दूसरा चीज़ कि हमारा लोड का अनबैलेंस तो ना हो रहा है, बिल्डिंग हमारा लोड का अनबैलेंस तो नहीं हो रहा है। तो वो सब चीज़ पता है कि आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर ही बताएंगे कि आपका बिल्डिंग में प्रॉपर लोड का कैलकुलेशन सही से हो रहा है या अनबैलेंस हो रहा है बिल्डिंग। तो फिलहाल हमारा देखिए, ये जो हमारा क्रैक्स है, एक क्रैक्स यहाँ से जाके हमारे बीम के ऊपर भी जा रहा है, स्ट्रक्चर के ऊपर भी जा रहा है। यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए, ये स्ट्रक्चर के ऊपर ही हमारा बीम है। और ये क्रैक अगर मान लीजिए यहीं तक खत्म हो जाता, तो ये क्रैक को हम उतना सीरियस वे में नहीं लेते, लेकिन ये क्रैक हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर जा रहा है। जो बीम में जो क्रैक है, वो क्रैक को हम लोग ऐसे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, उसका कोई भी जजमेंट करना हमारा सही नहीं रहेगा। इसके लिए हमको इसका जो भी टेस्ट है वो टेस्ट करके हम देखेंगे कि ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर में भी जो क्रैक है वो फुल डेप्थ में क्रैक है या सरफेस क्रैक है, या उसके ऊपर जो भी हम लोग पेंट किए हैं या पुट्टी किए हैं उसके ऊपर ही क्रैक वो आया है, या उसके अंदर क्रैक गया है। तो वो सब चीज़ अभी हम लोग जजमेंट नहीं कर सकते हैं। बस हम लोग एक सुपरविजन करके ये चीज़ देख रहे हैं कि इसमें क्रैक है। अगर दीवार तक ही रह जाता तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियस वे में नहीं लेते। और ये जब दीवार में जो क्रैक आ रहा है उससे बचने के लिए हम लोग इसमें इंटरमीडिएट कुछ बीम वगैरह डाल सकते हैं, बॉन्ड वगैरह डाल सकते हैं, सील बॉन्ड डाल सकते हैं, जिससे हमारा ये क्रैक हमारा ऊपर तक नहीं जाएगा और नीचे तक नहीं जाएगा, क्रैक वहीं पे रुक जाएगा। इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे 3 फीट या डोर लेवल पे हम लोग बीम वगैरह प्रोवाइड करेंगे। जनरली 5 इंच का दीवार में ये सब क्रैक देखा जाता है, 10 इंच का दीवार में नहीं आता है। और अगर हम लोग को उससे क्रैक से बचना है, अगर मान लीजिए कोई दीवार में क्रैक नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए आप सील बैंड यूज कीजिए।
एक 3 इंच या 5 इंच का एक आप कंक्रीट का एक लेयर डाल दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा छड़ वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है, एक आध छड़ डाल दोगे, 2 छड़ डाल दोगे तो उसमें भी चल जाता है। वो कोई स्ट्रक्चर का उसमें कोई रोल नहीं है, बस क्रैक को रोकने के लिए होता है। और अगर मान लीजिए कि स्ट्रक्चर में कोई क्रैक आ रहा है तो हम उसका बिना टेस्टिंग का हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हम लोग इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये क्रैक्स अगर स्ट्रक्चर में आ रहा है तो कौन सा क्रैक को हम लोग सीरियस लेंगे, कौन सा क्रैक को सीरियस नहीं लेंगे। तो हमारा यूट्यूब का एक जो लिंक रहेगा आप उसमें जाकर डिटेल में आप देख सकते हो, और वहीं पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा डेप्थ में डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को बताएंगे कि ये क्रैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उतना सीरियस वे में हमको नहीं लेना है। चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मेरा लिंक को देखिएगा, आप वहाँ पर डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद। हेलो फॉलोअर्स, आज जो हम लोग डिस्कशन का जो मेरा टॉपिक है वो क्रैक्स के ऊपर है। हम लोग फिजिकली ग्राउंड के ऊपर गए थे और हमने देखा था कि दीवालों में बहुत सारे क्रैक्स दिखे थे, माइनर क्रैक्स थे, मेजर क्रैक्स थे, बहुत सारे मल्टीपल टाइप के क्रैक्स हमको दिखे थे। तो हमने फिजिकली तो ग्राउंड पे जाके उस चीजों को ऑब्जर्व किया था। हमारे क्लाइंट ने हमें साइट पे बुलाया था और वो चीजों को देखने के लिए बुलाया था कि ये क्रैक से हमें कितना नुकसान है। तो हमने साइट विजिट किया और चीजों को ऑब्जर्व किया और वहां पे जाके देखा। टेस्ट का हमने बताया था कि कौन कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो हम लोग ऑलरेडी वहां पे टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं और हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन का जो टॉपिक है, हम लोग ये समझेंगे कि क्रैक्स कहाँ से आते हैं, क्रैक्स क्यों डेवलप हो जाते हैं बिल्डिंग में। तो हम उस चीज को समझते हैं। तो उसके पहले हमारा कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि बिल्डिंग में जो क्रैक्स आते हैं वो क्रैक्स किस कारण से आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है कि जब हम लोग न्यू कंस्ट्रक्शन जब बिल्डिंग करते हैं तो सबसे इनिशियली हम लोग एक्सकवेशन करते हैं फाउंडेशन के लिए। और हम लोग बिना सॉइल का प्रॉपर्टी जाने हुए, बिना सॉइल का इन्वेस्टिगेशन किए हुए, हम लोग बिना सॉइल का कोई टेस्टिंग किए हुए हम लोग उसके ऊपर काम करना चालू कर देते हैं। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर से आप सॉइल के बारे में उसका जांच पड़ताल करवाइए, उसका सॉइल का टेस्टिंग करवाइए, उसका चीजों को वहां पे समझिए कि किस टाइप का सॉइल है वहां पे। फ्यूचर में हमारा अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो हमें क्या वो सॉइल से हमारे बिल्डिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है। अगर मान लीजिए कि आपका सॉइल का प्रॉपर्टी अगर आपके इंजीनियर को पता रहेगा तो एक प्रॉपर बिल्डिंग का डिजाइन करेगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का डिजाइन करेगा और वहां पे जो स्ट्रक्चरली जो प्रॉब्लम आने उसे रोका जाएगा। तो हम लोग इस चीज को जानने से पहले कुछ चीजों को हम बताते हैं कि जैसे आप जब एक्सकवेशन करते हैं फाउंडेशन को, तो एक्चुअली क्या होता है कि फाउंडेशन में एक्सकवेशन करने के बाद वहां पे लूज सॉइल रह जाते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी जब एक्सकवेट करते हो आप, तो वहां पे मान लीजिए कि आपका वाटर लेवल आपका अप होने के कारण फाउंडेशन के एरिया में पानी जमाव होने के कारण आपका प्रॉपर फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं। वहां पे कहीं ना कहीं आपका लूज स्टार्टा हो जाता है, स्लस जमा हो जाता है और स्लस जमा के होने के कारण वहां पे फाउंडेशन का सेटलमेंट होता है। जब आप बिल्डिंग बना देते हो तो बिल्डिंग बनाने के बाद उसका जो डेड लोड आता है, बिल्डिंग का सेल्फ लोड जब आता है जब ग्राउंड के ऊपर, तो उसमें सेटलमेंट होता है और सेटलमेंट होने के कारण बिल्डिंग एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। और बिल्डिंग एक फ्रेम स्ट्रक्चर होने के कारण बिल्डिंग का जब सेटलमेंट होता है तो वो सेटलमेंट डिसबैलेंस हो जाता है, बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। और अनबैलेंस होने के कारण लोड एक्सेंट्रिक होगा। लोड एक्सेंट्रिक होने के कारण बिल्डिंग का लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ेगा, प्रॉपर लोड फाउंडेशन के ऊपर नहीं आ पाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारा कोई टेबल है और टेबल का 4 पाया अगर मान लीजिए है, अगर हम लोड अगर इधर ज्यादा डालेंगे
तो हमारा बिल्डिंग का, जैसे हमारा ये टेबल का हमारा लोड इधर जाएगा, तो बैलेंस हमारा लोड का बिगड़ेगा। अगर वही हम सेंट्रली अगर हम इसके ऊपर लोड दे रहे हैं, तो चारों कॉलम के ऊपर इक्वल लोड आता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। अगर मान लीजिए कि हमारा फाउंडेशन के, मान लीजिए उसी टाइप से हमारा बिल्डिंग के फाउंडेशन के ऊपर वर्क करता है, जैसे कि हमने आपको टेबल का एग्जांपल दिया। मान लीजिए कि टेबल के चार पाए जो है, उसके नीचे का जो जमीन है, उसका बेड है, अगर मान लीजिए कि लूज मिट्टी है, तो अगर लूज मिट्टी के ऊपर टेबल रखिएगा, तो उसका जो पैर है वो कहीं दबने का कोशिश करेगा, और किसी पैर को मतलब इक्वल लेवल नहीं मिलने के कारण लोड का बैलेंस बिगड़ेगा, और लोड का बैलेंस बिगड़ेगा तो वो टेबल है जो कोई एक साइड दबने का कोशिश करेगा, उससे लोड का कैलकुलेशन बिगड़ेगा, और उससे हो सकता है टेबल का पैर भी टूट सकता है, टेबल गिर भी सकता है। वो सेम सेम जो कैलकुलेशन है लोड का, वो सेम बिल्डिंग पे भी वैसा ही होता है। अगर किसी फाउंडेशन के ऊपर अगर इक्वल लोड नहीं आएगा, तो फाउंडेशन का लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ेगा, और वो बिगड़ने के कारण हो सकता है आपका बिल्डिंग भी गिर सकता है। मान लीजिए अगर बिल्डिंग नहीं गिर रहा है, तो लोड का अगर कैलकुलेशन बिगड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रक्चरली इफेक्ट आएगा। कहीं बीम में क्रैक आ जाएगा, कहीं कॉलम में क्रैक आ जाएगा, कहीं दीवार में क्रैक आ जाएगा। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन हमेशा जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किस टाइप का फाउंडेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर फाउंडेशन का डिजाइन होना चाहिए, एक प्रॉपर ग्राउंड इंप्रूवमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर ग्राउंड का लेवलिंग होना चाहिए। हर चीज एक प्रॉपर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के ही तरीके से काम किया जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होता है फाउंडेशन का। दूसरा चीज होता है आपका डिजाइन परफेक्ट नहीं हो। अगर मान लीजिए कि आप अपने बिल्डिंग को किसी भी मान लीजिए अननोन पर्सन है जो स्ट्रक्चर का डिजाइन के बारे में, उनको कैलकुलेशन लोड कैलकुलेशन के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं हो, एक प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं कर पाते हो, कॉलम का साइज प्रॉपर डिजाइन नहीं कर पाते हो, बीम का डिजाइन नहीं कर पाते हो, और उसमें कोई भी फाउंडेशन का डिजाइन नहीं कर पाते हो, आप उनसे अगर आप किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करवा रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि वो एक थंब रूल के अनुसार से ही वो अपना बिल्डिंग का डिजाइन करके दे देंगे। थंब रूल क्या होता है कि जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो दो तरह का इलाज करवाता है। पहला इलाज होता है कि आपको पेट में अगर दर्द है, तो वो बोलेगा कि आप जाके इसका टेस्ट करवा के आइए पेट का, और उसके बाद रिपोर्ट लेके आइएगा, तो हम दवा लिखेंगे। दूसरा डॉक्टर होता है कि आपके पेट में दर्द है, तो दो गोली लिख के दे देगा और जाए बोलेगा चाहिए खा के आइए। आपका अगर दर्द ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो वो दवा चेंज करते रहेगा। तो उसको हम लोग थंब रूल बोलते हैं। और जो डॉक्टर आपको टेस्ट करने के लिए बोलता है, वो टेस्ट ही एक सही तरीका होता है। वैसे ही कंस्ट्रक्शन का एक तरीका होता है कंस्ट्रक्शन करने का। ऐसा नहीं है कि हम बिल्डिंग का बिना लोड कैलकुलेशन किए हुए, बिना बिल्डिंग का लोड का डिजाइन किए हुए, हम अपने मन से एक थंब रूल से बोल देंगे कि हम इसमें 9x9 का कॉलम देंगे, चाहे 9x12 का कॉलम देंगे, चाहे 9x15 का कॉलम देंगे। तो ये हमारा एक थंब रूल है। थंब रूल कब होता है कि आदमी को प्रैक्टिस होता है। हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, और हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार से हमने डिजाइन करके, हमको डिजाइन की एक आइडिया हो गई है, प्रॉपर आइडिया हो गई है कि हमको G+1 बिल्डिंग के लिए हमको 9x10 का या 9x9 का या 9x12 का कॉलम देना है। एक हमारा प्रैक्टिस हो जाता है, और प्रैक्टिस के अनुसार से हम लोग कॉलम को डिजाइन करते हैं, उसको हम लोग थंब रूल करते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता है स्ट्रक्चर के बारे में, और वो अंदाज से, वो अपने मन से कि आप इतना का कॉलम यूज कर लीजिए, आप इतना का छड़ डाल दीजिए, इतना नंबर ऑफ छड़ डाल दीजिए। तो ये एक सही तरीका नहीं है, वो अपना गलत तरीके से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वो अपने गलत प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपका गलत कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। फ्यूचर में आपको उस चीज का नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो आप कभी भी कंस्ट्रक्शन करिए, तो एक सही जगह पे एक सही इंजीनियर को पकड़ के ही काम कराइए, जिससे कि आपका फ्यूचर में करोड़ों की संपत्ति आपको बिगड़ ना जाए।
ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ कि आपका बिल्डिंग का प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? सेस्मिक इफेक्ट। सेस्मिक इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट ज्यादा काम नहीं करता है बिल्डिंग के ऊपर, उसमें बहुत माइनर क्रैक्स आते हैं, सरफेस क्रैक होते हैं, बहुत माइनर क्रैक्स होते हैं, वो नेग्लेजिबल होता है, थर्मल इफेक्ट को उतना काउंट नहीं किया जाता है। सेस्मिक इफेक्ट काम करता है। इंडिया का बहुत सारे एरिया हैं जो सेस्मिक जोन में आते हैं, सेस्मिक जोन 1 में आते हैं, सेस्मिक जोन 2 में आते हैं, सेस्मिक जोन 3 में आते हैं, सेस्मिक जोन 4 में आते हैं। तो जो जोन ज्यादा ये 3 और 4 में आते हैं, वो जोन में हम लोग सिस्मिक इफेक्ट को काउंट करते हैं, वहां भूकंप का झटका ज्यादा ज्यादा इफेक्ट करता है। सिस्मिक जोन 3 और 4 को हम लोग पहले वॉच करते हैं कि कौन सा एरिया आपका सिस्मिक जोन में आता है, और हम लोग वहां पे उसी टाइप का डिजाइन करते हैं। तो सिस्मिक जोन का जो ये हम लोग स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं, उसमें बिल्डिंग में कैसे सिस्मिक इफेक्ट काम करता है, आइए हम प्रैक्टिकली एक वीडियो दिखाते हैं और उससे समझाते हैं कि कैसे इफेक्ट करता है। तो देखिए सिस्मिक इफेक्ट कैसे काम करता है बिल्डिंग के ऊपर। एक वाइब्रेशन से आता है, एक कंपन से आता है बिल्डिंग के ऊपर, और वो बिल्डिंग के ऊपर जब स्ट्रक्चरली वाइब्रेट करेगा तो आपके बिल्डिंग में क्रैक्स डेवलप होते हैं। वो क्रैक्स हम ऐसे नहीं बोलेंगे वो क्रैक्स आपके लिए नुकसानदायक है या नहीं नुकसानदायक है, जब तक हम लोग उसके ऊपर कोई टेस्ट ऑब्जर्व नहीं करते हैं। पहले समझेंगे कि वो हमारा क्रैक जो डेवलप हुआ है वो पूरा फुल डेप्थ में क्रैक है या सरफेस क्रैक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरली डिजाइन को देखते हैं कि कैसे हमारे बिल्डिंग में एक सिस्मिक इफेक्ट काम करता है। तो आइए चीजों को देखते हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है, एक हमारा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट का डिजाइन है। इसमें कैसे हमारा हम मेन चीज इसमें ये दिखाना चाहते हैं बिल्डिंग में कैसे सेस्मिक इफेक्ट काम करता है। तो देखिए हम लोग दिखाते हैं इस बिल्डिंग में कैसे सिस्मिक इफेक्ट काम करता है। जब भी हमारे बिल्डिंग में कोई भी सिस्मिक इफेक्ट आते हैं तो हमारे बिल्डिंग में इसी टाइप का इफेक्ट दिखता है। बिल्डिंग हम लोग खुले आंख से उस चीज को नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक बिल्डिंग में वाइब्रेशन आता है, एक बिल्डिंग में कंपन आता है। जब आपको भूकंप का झटका आता है तो आप देखते हैं कि अगर मेजर टाइप का अगर झटका आता है बिल्डिंग में, तो आपको वो चीज दिखेंगे। कहीं सामान गिर जाएगा, बिल्डिंग ऐसे हिलने लगता है, वाइब्रेशन आता है। तो ये हम जो वीडियो दिखा रहे हैं उससे वैसा ही वाइब्रेशन होता है, हर चीज वैसा ही बिल्डिंग में इफेक्ट होता है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इंजीनियर हर बिल्डिंग को बनाने से पहले, न प्लान करने से पहले उसका डिजाइन को एक स्ट्रक्चरली चेक करता है कि हर इफेक्ट को झेलने की शक्ति है कि नहीं है, उसमें खुद का लोड सहने की शक्ति है कि नहीं है। खुद जब उसके ऊपर कोई विंड का प्रेशर इफेक्ट आएगा तो क्या बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आएगा, या उसमें कोई अगर सेस्मिक इफेक्ट आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। तो ये इस टाइप का डिजाइन करके हम लोग चेक करते हैं और हम लोग चीजों को समझते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर कोई फ्यूचर में कोई इफेक्ट आने वाला है कि नहीं। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो हमारा है वो फ्रेम स्ट्रक्चर लूज ब्रिक ज्वाइंट होता है। अगर क्या होता है ना कि जैसे आप कोई भी बिल्डिंग के ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन पहले फ्रेम स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ब्रिक का काम अगर बाद में करते हैं, तो देखते हैं कि हम लोग जब ब्रिक का टॉप लेवल तक पहुंचते हैं, छत लेवल तक, बीम 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 तक पहुंचने में ना, छत तक पहुंचते पहुंचते तो हमारा टॉप में कुछ गैप बन जाता है ब्रिक का। वो पूरा फिलअप नहीं हो पाता है, पूरा टॉप में फिलअप नहीं हो पाता है। वहां पे जो ये मेसन लोग होते हैं वो पूरा प्रॉपर फिलिंग नहीं कर पाते हैं ब्रिक में। और फ्यूचर में वो क्या होता है
कि जब कोई भी वाइब्रेशन आता है, चाहे कोई भी सेटलमेंट हो जाता है, अगर बिल्डिंग अगर नीचे हल्का फाउंडेशन हल्का बैठने लगेगा, तो वो वहां पे इफेक्ट आएगा, वो वहां पे क्रैक डेवलप हो सकता है। तो ये हमारा पॉइंट है, ये यहाँ पे भी हमारा बिल्डिंग में क्रैक्स आने का ये पॉइंट है कि वहां पे भी क्रैक्स आ सकता है। पांचवा पॉइंट है, हम लोग अगर ब्रिक का अगर ब्रिक को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं, ब्रिक अगर हम लोग अगर दीवार में ब्रिक अगर हम जोड़ते हैं, तो वहां पे हम लोग सील बैंड यूज नहीं करते हैं। सील बैंड मतलब 3 फीट के ऊपर या 7 फीट के ऊपर हम लोग सील बैंड डालते हैं। सील बैंड से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग में अगर कोई क्रैक्स अगर डेवलप हो रहा है, तो वो क्रैक्स को आगे जाने से वो रोकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई क्रैक्स आ रहा है, तो क्रैक्स को सील बैंड क्या करता है कि वो ऊपर ट्रांसफर नहीं होने देता है, ऊपर ट्रांसफर नहीं होने देगा, तो हमारा वहां पे क्रैक्स को माने आगे बढ़ने से रोकता है। तो सील बैंड कोशिश कीजिए कि हमेशा सील बैंड डालिए। सील बैंड हम लोग कैसे डालते हैं, तो आइए हम लोग सील बैंड को दिखाते हैं। ये हमारा सील बैंड है। एक्चुअली हमारा दीवार के 3 फीट हाइट पे या 7 फीट हाइट पे हम लोग इस टाइप का एक सील बैंड यूज करते हैं। ये आरसीसी होना चाहिए। इसमें मतलब स्टील का मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होता है, आप 1 या 2 डाल सकते हैं, काफी है। 4 स्टील डालने का जरूरत नहीं है, हमको बीम बनाने का जरूरत नहीं है। बीम कब बनता है, जब 2 लेयर में स्टील पड़ता है, 2 नीचे और 2 ऊपर, तो ये एक बीम तैयार होता है। एक्चुअली हमको बीम बनाने का जरूरत नहीं है। हम लोग बस दीवार को क्रैक्स होने से बस रोकने के लिए हम लोग ये वाला बीम देते हैं, जिसको हम लोग सील बैंड बोलते हैं। सील बैंड का जरूरी है कि हम लोग 5 इंच का दीवार में जरूरी है कि डाले। 10 इंच में नहीं भी डालते हैं तो क्रैक नहीं आएगा, 10 इंच में। 5 इंच में आ जाएगा क्रैक। तो इसलिए 5 इंच में हमेशा कोशिश कीजिए कि सील बैंड दीजिए। सील बैंड देने से आपका, अगर मान लीजिए कि थोड़ा मोड़ा कहीं पे हेयर क्रैक्स भी आ रहा है, तो क्रैक्स को ऊपर डेवलप नहीं होने देगा, वो वहीं तक रोक देगा। बहुत ज्यादा माइनर मेजर में नहीं जाएगा, माइनर क्रैक्स दिखेगा। माइनर क्रैक्स से कोई बिल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं आता है, बशर्ते कि वो क्रैक्स को समझना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से प्रॉपर समझना पड़ेगा कि ये क्रैक कहाँ से आ रहा है, क्यों आया है। वो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर उस चीज को आके ऑब्जर्व करेगा, उसको टेक्निकली उस चीज को देखेगा, उसमें जो भी टेस्टिंग रहेगा वो कंडक्ट करेगा। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्रैक आपके लिए नुकसानदायक है या नहीं। तो सील बैंड आप दे दीजिएगा। सील बैंड देने से आपका दीवार में क्रैक नहीं आएगा। और ये कोई स्ट्रक्चरली इसका कोई रोल नहीं होता है सील बैंड का, ये सिर्फ हम लोग दीवार में क्रैक्स आने से रोकता है। और जो दीवार में भी जो क्रैक्स आता है, उससे हमारे बिल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है। बशर्ते कि वो क्रैक्स को समझना पड़ेगा कि वो क्रैक्स कहीं आपके आरसीसी स्ट्रक्चर में तो क्रैक नहीं जा रहा है ना, तो वो उस चीज को समझना पड़ेगा। और हमारा छठा जो पॉइंट है, हमारा अगर मान लीजिए कि कोई भी मेसन जो ब्रिक का अगर जोड़ाई कर रहा हो, ब्रिक लगा रहा हो, तो सबसे पहला होता है कि मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें जो सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन है, और उसमें पानी का जो प्रोपोर्शन है, वो एक प्रॉपर तरीका से मिक्सिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसमें भी अगर अगर प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग नहीं होता है, या मान लीजिए कि आपका जो सैंड है, वो सैंड भी आपका सही क्वालिटी का है कि नहीं है, सीमेंट भी आपका सही क्वालिटी का है कि नहीं है, उसके ऊपर भी आपका ये सब प्रॉब्लम आता है। कि अगर आपका मान लीजिए कि सैंड अगर बेस्ट क्वालिटी का नहीं होता है, तो वो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बनाता है। और बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, अगर सीमेंट प्रॉपर बढ़िया नहीं रहेगा, तो बिल्डिंग में कोई भी वाइब्रेशन आने से वो क्रैक्स हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आप एक हथौड़े से भी अगर आप दीवार के ऊपर मार देंगे, तो आपके दीवार में क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो साइट पे जो आप सैंड मंगवा रहे हैं, वो सैंड का क्वालिटी कैसा है। अगर मान लीजिए कि उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी मिला हुआ है, मिक्स हुआ है, या आप उसमें बहुत ज्यादा सिल्ट ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके कंस्ट्रक्शन में और आपके कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स में कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा ही। तो कभी भी आप कंस्ट्रक्शन करें, तो सबसे पहले
आप जहां से सीमेंट मंगवा रहे हैं तो वो सीमेंट बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट है कि नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि वो सीमेंट का बैग दिखने में सुंदर लग रहा है, साफ सुथरा है, तो आपका सीमेंट बढ़िया है। आप सीमेंट का क्वालिटी किसी इंजीनियर से आप चीजों को दिखवाइए कि हमारा ये बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट है कि नहीं। वो तो एक इंजीनियर प्रॉपर तरीके से उसको चेक करके देखेगा कि आपका सीमेंट सही है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी दुकान वाले क्या करते हैं, पुराने पुराने सीमेंट दे देते हैं, लम्स टाइप के सीमेंट देते हैं जिसमें पत्थर पत्थर टाइप का होता है। तो वो एक्सपायरी टाइप के सीमेंट होते हैं, उसमें अपना प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, वो बेकार सीमेंट होता है। तो आप कभी भी कंस्ट्रक्शन करें तो ये सब चीजों को ध्यान दीजिए। आप प्रॉपर तरीके से बढ़िया ब्रिक यूज कर रहे हैं कि नहीं, सीमेंट यूज कर रहे हैं कि नहीं, सैंड यूज कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर मिक्सिंग हो रहा है कि नहीं, पानी उसमें ज्यादा मिला दिया है या पानी कम मिला दिया है। तो वो सब चीज का एक चीजों को समझना है। सबसे बड़ी बात होती है कि मिस्त्री लोग क्या करते हैं कि मसाला बहुत ज्यादा बनवा देंगे। मसाला बहुत ज्यादा बनवा देंगे तो सीमेंट का एक सेटिंग टाइम होता है। मान लीजिए उस सेटिंग टाइम से अगर आप सुबह सुबह आपके साइट पे लेबर लोग आते हैं और बहुत सारा मसाला एक ही बार तैयार करके पूरे दिन भर का बना के रख लेते हैं और उसको दिन भर उसको यूज करते रहते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करिएगा। सीमेंट को उतना ही बनवाइएगा जितना आपको यूज में है, ज्यादा सीमेंट को बनवा के रखना नहीं चाहिए। उससे क्या है कि सीमेंट अपना प्रॉपर्टी खत्म कर देता है। सीमेंट आधा घंटा ही उसका सेटिंग टाइम होता है, उसका फाइनल सेटिंग टाइम नियर अबाउट 8 से 10 आवर होता है। इनिशियली सेटिंग टाइम हाफ आवर होता है। सीमेंट जो रहता है हाफ आधे घंटे में सेटिंग टाइम चालू हो जाता है, आधे घंटे में वो अपना सेटिंग चालू कर देता है। तो जनरली देखा जाता है साइट पे कि लेबर लेबर लोग क्या होता है मसाला बना के और रख देते हैं और उसको अपना दिन भर यूज करते रहते हैं। तो वैसे सीमेंट से बचिए, वैसे प्लास्टर से बचिए, वैसे जोड़ाई से बचिए, वैसे आप मसाला यूज नहीं करिए। ये आपके लिए बिल्डिंग के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर आपका सीमेंट का प्रॉपर्टी ही खत्म है तो फिर वो ब्रिक जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर वो बेकार है। तो आज हम लोग यहीं तक हमारा पॉइंट रहेगा। हम चीजों को यहीं तक फिनिश करेंगे। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं और हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा इसी तरीके से वीडियो आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ आप तक वो मिलता रहेगा। धन्यवाद।